Hello everyone, welcome to Career in Pharma and welcome to part 4 of our free clinical research course. I hope आपने part 3 देख लिया जिसमें हमने R2 से R3 का जो भी amendments point थे वो mention किया था. And if you are looking for a summary of these changes which happened in ICH GCP R2 to R3 or between R1 and R2, we provided a PDF, free PDF as well. So if you did not get that PDF, go and check out our part 3 video again and grab your free PDF on amendments between R1 and R2 and R2 and R3 ICH GCP guideline. Yes. आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 चीजों की. एक तो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड जिसको हम इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंट एथिक्स कमिटी भी बोलते हैं. दूसरा हम बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर क्या होता है क्लिनिकल रिसर्च में. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रोटोकॉल. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटोकॉल ऑफ क्लिनिकल रिसर्च. नाउ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्लिनिकल रिसर्च का. अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. So please stay till the end of this video to get maximum out of this video. Very important, towards the end I will share how you can see a sample protocol. I will inform you about that. Also एक बहुत ही important website है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप clinical research का इंटरव्यू देने जा रहे हैं. So please stay till the end to know all these things. तो चलिए पहली बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड क्या होता है जिसको हम IRB या IEC भी बोलते हैं. ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड और इंडिपेंडेंट एथिक्स कमिटी. ठीक है, तो ये वो कमिटी होता है, वो बोर्ड होता है किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एथिकल रिव्यू ऑफ द ट्रायल. आप लोगों को एथिक्स का मतलब समझ हो पता होगा, राइट? बीइंग अ डॉक्टर वी नो लाइक व्हाट इज द एथिकल प्रैक्टिस, व्हाट एथिक्स यू शुड फॉलो. ऐसे ही नॉट जस्ट डॉक्टर्स, वैसे भी what actually ethics means, I hope you all should know, right? So clinical trial में भी हर चीज ethically हो, कुछ भी misguidance ना हो, especially for participant. वो पेशेंट जो क्लिनिकल ट्रायल में पार्ट ले रहे हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, सारी सही इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उनको कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन ना दी जा रही हो. तो ये जो भी एथिकल कंसिडरेशन है, जो भी एथिकल रिव्यू है ट्रायल का, वो IRB और IEC करती है. ठीक है, ये उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और किसी भी ट्रायल में लोकल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स तो जरूरी है पूरी करना. मींस लेट्स से अभी कोई ट्रायल इंडिया में चल रहा है तो जो CDSCO की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करना जरूरी है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एज वेल एज किसी भी क्लिनिकल ट्रायल टीम को दिस IRB और IEC से भी पूरा रिव्यू करवाना जरूरी है, तभी कोई क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो सकता है. अगर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड बोलती है कि दिस पॉइंट इज नॉट एथिकल, तो वो आपको हटाना पड़ेगा क्लिनिकल ट्रायल में. लेट्स से मेथोडोलॉजी में वो कुछ बोलती है कि ये मेथड सही नहीं है फॉर पार्टिसिपेंट, तो वो आपको हटाना पड़ सकता है. तो इन शॉर्ट जब तक कि IRB अच्छे से रिव्यू ना कर ले एक और मतलब एक चीज क्लिनिकल ट्रायल स्टडी रिपोर्ट में, प्रोटोकॉल में, तब तक कोई भी क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट नहीं हो सकता. दूसरी चीज ये केवल बिगिनिंग की बात नहीं है. जो कोई क्लिनिकल ट्रायल चल रहा होता है उस बीच भी अगर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड ने ये देखा कि कोई अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है, कुछ हो रहा है जो कि नॉट एथिकल फ्रॉम पार्टिसिपेंट पॉइंट ऑफ व्यू या पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी वक्त क्लिनिकल ट्रायल को रुकवा भी सकते. दैट इज इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड. Yes. So the sole purpose of IRB or IEC is to safeguard the rights, safety and well-being of all trial participants. Means वो patient जो clinical trial में part ले रहे हैं जिसकी वजह से कोई clinical trial चल पा रही है. Because see, without patient participants or subjects we can't do any clinical trial. भाई हमें humans की जरूरत है जहाँ पे हम टेस्ट कर पाए ड्रग, तभी कोई clinical trial चल पाएगा. That's why एथिकल वे में कोई भी क्लिनिकल ट्रायल हो, दिस इज वेरी वेरी वेरी. यस.
और स्पेशली अगर कोई ट्रायल है जिसमें वल्नरेबल सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रायल्स है जिसमें बच्चे हैं, या कोई ट्रायल्स है जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज है, या कोई ट्रायल्स है जिसमें लेट्स से एड्स के पेशेंट हैं, ऑल दीज फॉल्स इनटू वल्नरेबल पॉपुलेशन, उस केस में भी स्पेशल रिव्यू होता है और आईआरबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ती है। तो अब बात करते हैं ये जो आईआरबी है, ये इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड है। पहली बात तो कोई भी क्लिनिकल ट्रायल जब रन होता है हॉस्पिटल में, क्लिनिक में या कहीं पे भी, तो उस हॉस्पिटल की अपनी एक बोर्ड होती है, एक समिति होती है जो ये सारी चीजों का ध्यान रखती है, इसीलिए इसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। मींस उस इंस्टीट्यूशन की या हॉस्पिटल की वो बोर्ड है जो ये रिव्यू करेगी। और इसको इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी भी बोलते हैं, क्योंकि कई बार इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं होती, कई बार ये बॉडी बाहर भी होती है जो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं और हॉस्पिटल के कहने पे आके वो रिव्यू वगैरह करती हैं, तो वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी। ठीक है, अब इस आईआरबी या दिस बॉडी का या इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी क्या क्या चीजें रिव्यू करती है। पहली बात तो प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल मींस जो पूरा प्लान है क्लिनिकल ट्रायल का उसको, और या प्रोटोकॉल में कोई भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उसको भी रिव्यू करती है। उसके बाद जो भी इन्फॉर्म कंसेंट मटेरियल होता है, मींस जब हम किसी पार्टिसिपेंट को पूरी क्लिनिकल ट्रायल स्टडी के बारे में बताते हैं, उनका इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं, तो वो इन्फॉर्म कंसेंट मटेरियल कैसा है, उसमें जो लैंग्वेज यूज है वो सही है कि नहीं, ये सारी चीजें भी आईआरबी रिव्यू करती है। इन्फॉर्म कंसेंट मटेरियल हो गया, एसेंट मटेरियल हो गया, और बाकी कोई भी अपडेट इन्फॉर्म कंसेंट से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आईआरबी चेक करती है। और क्या चेक करती है, और वो इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर भी चेक करती है, मींस जिसमें सारे इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट, जो भी ड्रग न्यू है जिसकी टेस्टिंग होने वाली है उसके बारे में इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर को पूरा चेक करती है, रिव्यू करती है, समरी देखती है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देखती है, सो दैट कहीं पे भी पेशेंट को किसी तरीके से कोई हार्म ना। और भी वो बहुत सारी ट्रायल रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अच्छे से चेक करती है। सपोज मान लो कि स्पॉन्सर ने या फार्मा कंपनी ने कोई एड निकाला जहां पे उन्होंने एड में पेशेंट्स एनरोलमेंट के ऊपर बात करी, तो इवन उस एड को, उस पोस्टर को भी आईआरबी रिव्यू करती है कि भाई मिसलीडिंग ना, सही इंफॉर्मेशन हो उस क्रिएटिव में, उस एड में या पोस्टर में। तो एक एक चीज जो कि बहुत बारीक चीजें जो कि किसी भी तरीके से एक पार्टिसिपेंट को रिस्क में डाल सकती हैं, वो सारी चीजें आईआरबी रिव्यू करती है। एडवर्टीजमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट रिक्रूटमेंट, जैसा कि मैंने बताया, कोई क्रिएटिव पोस्टर या एड, यस, कोई भी ऑनगोइंग अपडेट्स, जब क्लिनिकल ट्रायल मान लीजिए शुरू हो गया उसके बाद भी जो भी अपडेट है वो भी आईआरबी रिव्यू करना होता है, यस। और कोई भी न्यू अपडेट आए, न्यू डॉक्यूमेंट आए जिसके वजह से there might be some changes or maybe something related to participant, ये सारी चीजें आईआरबी को रिव्यू करनी है, यस। और टाइम टू टाइम आईआरबी को इस रिव्यू का भी एक टाइम होता है, और उसकी पूरी कंप्लीट उस रिव्यू करने के बाद जो भी फाइंडिंग्स आती है वो भी उसको स्पॉन्सर को शेयर करना होता है, और एक एक चीज रिव्यू करना। अब बात करते हैं कि ये कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, मतलब आईआरबी में कितने मेंबर्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। सबसे बात, कोई भी आईआरबी की जो टीम बनती है, रिव्यू बोर्ड की जो टीम होती है, उसमें कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए, और एटलीस्ट उसमें से एक मेंबर का जो प्राइमरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है शुड नॉट बी मेडिकल साइंसेस। व्हाई? क्योंकि अगर सारे मेडिकल साइंसेस पे हो जाएंगे तो जो हमारा डिसीजन आएगा वो कई बार बायस पे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पांचों के पांचों टीम मेंबर मेडिकल फ्रेटर्निटी से हैं, जो कि चाहते हैं हाँ खूब मेडिकल एडवांसमेंट हो, और कहीं ना कहीं वो इग्नोर कर सकते हैं पार्टिसिपेंट के वेलबींग। तो कम से कम एक मेंबर आईआरबी का ऐसा होना चाहिए जो विदाउट एनी बायस पार्टिसिपेंट के बारे में भी सोच सके, एंड नॉट जस्ट मेडिकल एडवांसमेंट। दैट्स व्हाई एटलीस्ट वन मेंबर शुड बी देयर व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू एनी मेडिकल साइंस। और एटलीस्ट एक मेंबर होना चाहिए who should be independent of the institution or the hospital or the investigator side if there is a independent ethics committee। means ये सब हम क्यों कर रहे हैं? so that हम bias को रोक सकें, क्योंकि
अगर सब एक ही फ्रेटर्निटी से हो जाएंगे तो डिसीजन माइट बी अ बायस्ड, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर। तो ये तो था आईआरबी के बारे में। क्या आईआरबी होती है, इसका फुल फॉर्म, और आईआरबी में कितने मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए, एंड देन आईआरबी का प्राइमरी पर्पस क्या है और वो क्या क्या चीज जरूरी है। दूसरा जाते हैं इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर पे, वन ऑफ अदर इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर कुछ नहीं है, ये कंपाइलेशन होता है क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डेटा ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट। मतलब जो भी ड्रग हम टेस्ट करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट के टाइम पे या क्लिनिकल ट्रायल के टाइम पे, वो उसकी पूरा क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल इंफॉर्मेशन जो भी अब तक की अवेलेबल है उसका पूरा कंपाइलेशन इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर कहलाता है। Now, investigator brochure is something who sponsor is responsible for giving this updated investigator brochure to the site. If the trial is investigator initiated, then उस केस में investigator का भी involvement होता है, ठीक है? तो that is investigator brochure, जिसमें पूरी safety information होगी उस investigational product की, IP की, या वो ड्रग जो कि टेस्ट होने वाली है उसकी सारी इंफॉर्मेशन है। So that during trial अगर कुछ भी इश्यूज होते हैं पेशेंट में, कुछ भी साइड इफेक्ट्स या कोई भी एडवर्स इवेंट होते हैं, so the entire team should be aware of कि ऐसा होता है and they should be able to plan a treatment as well. Yes. Now third very important document is and one of the important interview question also is protocol. Yes. Okay guys, I hope you are getting whatever I am telling in this video and please stay till the end, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट मैं आपको दिखाने वाली हूँ लास्ट में, जो कि किसी भी कैंडिडेट के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल का इंटरव्यू देने वाले हैं दे शुड बी। यस, आल्सो आई विल शो यू वन सैंपल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये मेंशन होता है कि हम ट्रायल क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रायल, डिजाइन ऑफ द ट्रायल, मेथोडोलॉजी ऑफ द ट्रायल, स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन ऑफ द ट्रायल, ये सारी चीजें उस प्रोटोकॉल में होता है। In a very layman language, protocol means the entire designing of the clinical trial, the process of the clinical trial, how it will run, when, what drug needs to be administered, which dose it needs to be administered, everything will be there in the protocol. So protocol should always be described in a clear, concise and operationally feasible manner, so that we can minimize the unnecessary complexity happening during the clinical trial, and also to mitigate or eliminate important risks to the right safety and well-being of the trial participants, so that हमें ज़्यादा accurate data मिले, reliable data मिले, as well as participants को harm कम से कम हो। Yes, so that is protocol. प्रोटोकॉल के एक बार आप कंपोनेंट जरूर देख लेना, आईसीएच जीसीपी जो गाइडलाइन है R3 जो पीडीएफ है, राइट, उसमें आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में दिया है प्रोटोकॉल, इवन इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर आल्सो। बट जो बेसिक्स मैंने आपको बताई है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी वन इम्पोर्टेंट वेबसाइट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। इस वेबसाइट के अंदर आप किसी भी क्लिनिकल ट्रायल जो ऑनगोइंग चल रही है या हो चुकी हैं, आप कोई भी क्लिनिकल ट्रायल वर्ल्ड वाइड जो भी जहां चल रही है वो आप देख सकते हैं। लेट मी शेयर माय विंडो। दिस इज वेरी यूजफुल वेबसाइट विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। ओके, सो द वेबसाइट नेम इज clinicaltrials.gov. So let me show you. This is the website clinicaltrials.gov. Okay, I hope you all can see, right? So if you want to search any study, okay, let's say you want to search on trial on maybe any heart disease. Let's say I am going to find any trial going on heart attacks, okay, and then you do search. Yes, so it's showing this trial completed, right? This not yet recruiting means they have not started recruiting participant. This is active, not recruiting. This is already completed. So in this clinicaltrials.gov you can find any trials worldwide. कहीं दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी ट्रायल होता है
कोई भी फार्मा कंपनी ट्रायल रन करती है, स्पॉन्सर रन करती है, दे नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ देयर ट्रायल इन दिस वेबसाइट। और ये होता है हर एक क्लिनिकल ट्रायल का नंबर, दैट इज एनसीटी। देखना सारे एनसीटी से स्टार्ट है, दैट इज नेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री। ओके, सो दे नीड टू रजिस्टर हियर as soon as they start the trial. Okay, even before recruiting patient, they need to register here. So you can see all the trials going on worldwide here. Yes. Now let's have a sample protocol. Okay, sample protocol. So you can have sample clinical trial. Okay, so let me just share my window. So let's have a clinical trial protocol. Okay. Let me show you how to read that. Okay, so here we go with this. This is available in Google also. You can go. This is nothing, different. I am showing you. Yeah. So whenever you see any protocol, you can see, right? There will be title of the protocol. There will be the name of the product, means the drug which we are going to investigate, class of the drug, what is the phase of the trial, phase 1, phase 2, what kind of trial. You can see there is a protocol number also. So there is a set format for any protocol number of any protocol, which will show you what kind of study it is. There will be some number also, right? तो अगर हम यहाँ पे देखें ना प्रोटोकॉल नंबर, तो ये है DNDi CHE 1224003. So DND is this drugs for neglected disease initiative, DNDi. Yes, and this E1224 is the name of product. Okay. तो कभी भी प्रोटोकॉल का जो प्रोटोकॉल नंबर होता है ना, उसमें कभी भी आप ड्रग का नेम आइडेंटिफाई नहीं करवाएंगे। उधर पे ड्रग को एक नंबर दिया जाता है। जब भी कोई क्लिनिकल ट्रायल होता है, उधर पे ड्रग का नाम नहीं बोला जाता, उसको एक नंबर दिया जाता है। ये नंबर स्पॉन्सर क्लिनिकल ट्रायल टीम सबको पता रहता है और वही प्रोटोकॉल नंबर में जाता है। ठीक है, कभी भी नाम नहीं जाता ड्रग का, जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट होता है उसको एक नंबर देते हैं, राइट? सो अकॉर्डिंगली दे डिसाइड द प्रोटोकॉल नंबर। ठीक है, एक तो उसमें ड्रग का नंबर भी रहता है और भी सारी चीजें रहती हैं। सो दिस इज अ सैंपल प्रोटोकॉल. यू कैन जस्ट see what all things are there in this protocol. Means basically you have to focus on की protocol का content क्या. Yes. So I can't show you the complete thing. Just go and check out, and also if you are not able to find it in Google, just comment protocol in the comment section and we will provide you this field. Yes. So yeah, that's all about this video on important interview questions on clinical trial and free clinical research course part 4, जहाँ पे हमने डिस्कस किया what is IRB, what is investigational product and third is protocol. And very important, ये तीनों चीजें इंटरव्यू के लिए बहुत important. And if you want the sample protocol to see what all things protocol consists of, please comment protocol and my team will get back to you with a sample. So we'll be coming soon with some other fresh video. Till that time, have a nice day and bye.